हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली देखा कि इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने ड्राइव किया इंटेंसिटी ऑफ द साउंड और हमारे पास एक फॉर्मूला आया दैट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आई विल बी इज इक्वल्स टू बीटा के ओमेगा एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? यहां पर एक बार टर्म्स की दोबारा बात करें, आई डिनोट कर रहा है दैट इज इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, बीटा की बात करें बीटा इज बल्क मॉडुलस, K is wave number, omega is angular frequency, S naught is displacement amplitude का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यानी मैं बोल सकता हूं यहां पर जो मेरे पास इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आया है वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में आया है। तो क्या इस हम फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या हम इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड की टर्म में लिख सकते हैं? क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड के बीच में एक रिलेशन पता है एंड दैट रिलेशन इज डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बीटा एस नॉट के। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला तो हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड। तो सबसे पहले क्या करें, यहां से एस नॉट निकाल लें, दैट एस नॉट इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट डिवाइडेड बाय बीटा इंटू के। क्लियर है? इसको मैं बोल देता हूं दैट इज इक्वेशन 1। अब इसको मॉडिफाई करते हैं, यहां पर आ जाएगा बीटा के ओमेगा। ओमेगा को मैं कैसे लिख सकता हूं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के। तो अगर मुझे ओमेगा निकालना है तो ओमेगा को मैं लिख सकता हूं दैट इज वी इंटू के, यहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो बीटा इंटू के, ओमेगा को लिख सकता हूं वी इंटू के, एस नॉट स्क्वायर यहां से लिख दें। तो स्क्वायर लिखूंगा तो मेरे पास आएगा डेल्टा पी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इंटू 2, डिवाइड में 2 आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो फाइनली अगर मैं देखूं तो ये हो गया बीटा के वी इंटू के, एस नॉट स्क्वायर यहां से उठा के हमने यहां रख दिया। अगर कैंसिल होने की बात करें तो कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं? दैट इज के स्क्वायर, यहां से के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बीटा इस बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली ये मेरे पास बना दैट इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 बीटा। क्लियर है? अब आते हैं इसको हम कैसे रिप्लेस करें। हमने एक फॉर्मूला देखा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय रो, where beta is bulk modulus and rho is density of the medium। तो यहां से अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बाय रो। तो क्या मैं यहां से बीटा को रिप्लेस कर सकता हूं? क्या बीटा हो जाएगा v स्क्वायर इंटू रो। क्लियर है? और उसको उठा के यहां रख देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय 2 इंटू बीटा। बीटा को लिख सकता हूं मैं वी स्क्वायर इंटू रो। देखो यहां से अगेन ये वी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा कितना? फाइनल फॉर्मूला आया डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो इंटू वी, डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो इंटू वी। क्लियर है? तो जनरली हम क्या करते हैं, इसको मैं और भी कई डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकता हूं, लेकिन जनरली हम इन्हीं 2 फॉर्म में इंटेंसिटी के फॉर्मूले को याद रखते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होता है बीटा के ओमेगा एस नॉट स्क्वायर बाय 2, और दूसरा होता है प्रेशर एम्पलीट्यूड की टर्म में दैट इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो इंटू वी। टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। रो इज डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड वी इज वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, तो दैट इज इंटेंसिटी। क्लियर है? तो दैट इज फॉर्मूला 1, दैट इज फॉर्मूला 2। हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब कई क्वेश्चंस में कुछ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है, जैसे भाई मान लो मुझे 2 साउंड वेव की इक्वेशन दे दी और मुझे दे दिया कि बोथ आर प्रोपेगेटिंग इन द सेम मीडियम। तो सेम मीडियम का मतलब क्या है? तो पहले सेम मीडियम की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट कर रहा हूं मैंने इक्वेशन उठाई I इज इक्वल टू बीटा के ओमेगा एस नॉट स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? अगर मैं इस k को चेंज करना चाहूं
v की टर्म में कैसे लिख सकता हूं? मुझे पता होता है v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, तो k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v, ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम यहां रख देते हैं। तो फाइनली यहां से इंटेंसिटी कितना आएगा? देखो बीटा k को लिख दिया ओमेगा बाय v इंटू ओमेगा एस नॉट स्क्वायर बाय 2। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बना, दैट इज ओमेगा स्क्वायर बीटा एस नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v। अब अगर मैं बोल रहा हूं कि मीडियम अगर सेम है, तो देखो ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, तो ये सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो मीडियम की प्रॉपर्टी इसमें कौन सी है? दिस टर्म। तो मैं बोल सकता हूं बीटा बाय वी, भाई वी इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम चेंज करने पर साउंड की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो बीटा बाय वी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो अगर मैं बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडियम अगर सेम है, तो मैं किस टर्म को सेम कर दूंगा? मैं बोल दूंगा कि बीटा बाय वी कैसा होगा? सेम होगा। और अगर ये सेम होगा, तो अगर देखो ये सेम हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गई, ये सेम हो गया, 2 कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि इस चीज को हम कई क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, ज्यादातर हमें कंफ्यूजन क्रिएट रहता है। देखो होता क्या है, हमें लगता है अच्छा इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। इंटेंसिटी बाकी चीजों पर भी तो डिपेंड कर रही है। इंटेंसिटी बल्क मॉडुलस पे भी डिपेंड कर रही है, के पे भी डिपेंड कर रही है, ओमेगा पे भी कर रही है, एस नॉट स्क्वायर पे भी कर रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रीफली 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। इफ द मीडियम इज सेम और इफ द सोर्स इज सेम, तो अगर मीडियम सेम है तो हम बोल देंगे भाई बीटा बाय वी का रेशियो सेम रहेगा, यानी इंटेंसिटी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। क्लियर हुई बात यहां तक? ओके, अब इस कंसेप्ट को हम एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा इलिस्ट्रेशन है। मैंने 2 साउंड वेव की इक्वेशन दी है, दैट S1 इक्वल्स टू S नॉट साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी, और दूसरी साउंड वेव की इक्वेशन है S2 इज इक्वल्स टू 2S नॉट साइन ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस 2kx। क्लियर है? आपसे पूछा है एज बोथ वेव आर प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम, दोनों सेम मीडियम में प्रोपोगेट कर रही हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। अगर मुझे इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है तो मैं बोल सकता हूं पहली चीज कि दोनों वेव का मीडियम कैसा है? सेम। तो अगर मीडियम सेम है तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। तो अगर मुझे इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी विल बी I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 स्क्वायर S1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर S2 स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। ओमेगा 1 पहले की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है, तो ओमेगा स्क्वायर। S1 पहले का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड S0 ही है, तो दैट इज S0 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 दूसरे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसिटी, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ना होके कितनी है? दैट इज 2 ओमेगा। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज 2S0। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। देन द रेशियो विल बी 1 अपॉन दैट इज 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो जो आंसर आएगा हमारा दैट I1 अपॉन I2 विल बी 1/16। क्लियर है? तो बिल्कुल सिंपल सा इलिस्ट्रेशन था। यहां से हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मीडियम सेम है then intensity of the sound will be directly proportional to omega square s naught square. Okay, next illustration पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है? अ साउंड वेव इन एयर, यानी मीडियम कौन सा हो गया? एयर हो गया, यानी हमें ये ध्यान रखना है हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड भी एयर में लेनी है। अगर मैं डेंसिटी यूज कर रहा हूं दैट शुड बी ऑल्सो इन एयर। क्लियर होगी बात यहां तक? तो अ साउंड वेव इन एयर हैविंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ
300 हर्ट्ज, यानी मुझे फ्रीक्वेंसी एफ दे रखी है। अगला, एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड इज 6 mm, यानी ये एस नॉट हो गया। तो ये मेरे पास एफ हो गया, ओमेगा नहीं है। ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा इज 2 पाई एफ, ये फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं है। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर हमें दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ प्रेशर एम्पलीट्यूड। अगर मैं प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं तो प्रेशर एम्पलीट्यूड होता क्या है? दैट इज डेल्टा पी नॉट इज इक्वल्स टू बीटा एस नॉट के। क्लियर है? अब मुझे ये सारी टर्म कैलकुलेट करनी है। बीटा एस नॉट के, एस नॉट तो मुझे पता है, दैट इज 6 mm। पहली चीज मुझे बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे वेव नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे निकालें? k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी, ऐसे लिख सकते हैं भाई, v इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, तो k इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी यहां पे पुट कर देते हैं। तो ये आएगा आपके पास बीटा एस नॉट ओमेगा बाय वी। क्लियर है? थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें। दैट इज बीटा एस नॉट, ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूं, दैट इज 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय वी। अब देखें कौन कौन सी टर्म मुझे पता है। मुझे एस नॉट पता है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट एस नॉट इज 6 mm। मुझे क्वेश्चन में ओमेगा भी पता है, ओमेगा इज 2 पाई एफ, ओमेगा इज 2 पाई एफ, और एफ दे रखा है आपको 300, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई इंटू 300, दैट इज 600 पाई। यूनिट की बात करें दैट इज रेडियन पर सेकेंड। क्लियर की बात? तो यहां पर मेरे पास ओमेगा भी दे रखा है। आगे चलते हैं, दैट इज बीटा एस नॉट 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय वी। अब बीटा बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूं? मेरे पास फॉर्मूला होता है दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा बाय रो। भाई वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रो होता है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा बाय रो, ऐसे लिख सकते हैं। बीटा को हटा देते हैं, कैसे? वी स्क्वायर इंटू रो। तो यहां पे रखें तो ये बनेगा आपके पास बीटा की जगह दैट इज वी स्क्वायर इंटू रो इंटू एस नॉट इंटू 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय वी। क्लियर है? तो ये बनेगा आपके पास, एक वी कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 2 पाई वी इंटू रो इंटू एस नॉट, दैट इज वी रो एस नॉट इंटू एफ। क्लियर होगी बात यहां तक? दैट इज वी इंटू रो इंटू एस नॉट इंटू एफ इंटू 2 पाई, और सारी टर्म्स की वैल्यू हमें पता है। 2 पाई दैट इज 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू। v की बात करें, v आपको दे रखा है दैट इज 330। रो डेंसिटी ऑफ द एयर आपको दे रखा है 1.2 kg पर मीटर क्यूब इनटू एस नॉट, एस नॉट आपको दे रखा है 6 mm। मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं क्योंकि मुझे एसआई यूनिट में रखना है, दैट इज 6 इंटू 10⁻³ एंड फाइनली यहां पर आते हैं एस नॉट हो गया, उसके बाद आते हैं एफ पर, और एफ की वैल्यू की बात करें तो एफ आपको दे रखा है दैट इज 300, तो दैट इज 300। क्लियर होगी बात यहां तक? तो फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एक पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम कंसेप्ट को समझें। तो कंसेप्ट में जरूरी नहीं है, देखो डेल्टा पी नॉट आपसे प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा तो जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्टली सारी वैल्यूज दे दे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा एक टर्म को दूसरी टर्म में जिसकी वैल्यूज गिवन है। मैंने देखा, मुझे क्या क्या पता चला? मुझे पता चला स्टार्टिंग में बस एस नॉट ही पता है, ना बीटा पता है ना के पता है, तो मैंने चेंज किया। पहले मैंने के को लिखा ओमेगा बाय वी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि भाई ओमेगा भी पता है वी भी पता है। अब बचा क्या? सिर्फ बीटा। फिर बीटा को कैसे हटाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बाय रो, तो बीटा को हटाया वी स्क्वायर इंटू रो से, और फाइनली हमें सारी टर्म्स की वैल्यूज पता है, सबको पुट किया और फाइनली हमारे पास इससे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? वो कैलकुलेटिव पार्ट है, फाइनली हमने यहां पर इसको पुट कर दिया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव कैसे कैलकुलेट करें। अगर मेरे पास प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गया तब तो बहुत आसान है। अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव देखूंगा तो दैट इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो इंटू वी।
यहां से प्रेशर एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, तो मुझे ये पता है दैट इज डेल्टा पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो इंटू वी। रो है 1.2 और वी हो जाएगा आपके पास दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। और डेल्टा पी नॉट यहां से उठा के इधर रख देते हैं। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जेईई मेंस में काफी पूछ लेता है। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की टर्म में और एक प्रेशर एम्पलीट्यूड की टर्म में। आप दोनों फॉर्मूले को मेमोराइज करोगे, जिससे थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस को प्रोसीड करना आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इंटेंसिटी विल बी इज इक्वल्स टू डेल्टा पी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रो वी। डेल्टा पी नॉट हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय 2 रो। रो इज डेंसिटी ऑफ द एयर या मीडियम, क्योंकि यहां पर हम कौन सा मीडियम ले रहे हैं, साउंड वेव किस में ट्रेवल कर रही है, इन एयर। तो हमारा मीडियम एयर रहेगा तो डेंसिटी भी एयर की आएगी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये भी एयर का आएगा। और क्वेश्चन में हमें प्रोवाइडेड है दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुई बात यहां तक? ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ द साउंड वेव। जैसा इंटरफेरेंस वर्ड हमने पहले भी सुना था, दैट इज वेव ऑन स्ट्रिंग में। वहां पर हमने क्या बोला था, इफ द टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सेम वेलोसिटी सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, क्लियर है, वी विल गेट अ इंटरफेरेंस पैटर्न। सेम चीज यहां पर है। अगर मैं साउंड की बात कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, अगर दो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो and both are propagating in the same medium, तो दो साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो and both are propagating in a same medium, if they superimpose on each other, अगर वो दोनों सुपरइम्पोज होती हैं तो एट सम पर्टिकुलर पॉइंट वी विल गेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और कुछ पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी साउंड की मिनिमम साउंड सुनाई देगा, यानी इंटेंसिटी ऑफ द साउंड कैसी होगी, कम होगी, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। And this complete phenomena is known as interference. क्लियर होगी बात यहां तक? तो अगर मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं तो बिल्कुल सिंपल है। इंटरफेरेंस के लिए हम बात करेंगे इन साउंड वेव, the two sound wave having same frequency and both propagating in same medium. क्लियर है? दो साउंड वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपगेटिंग इन द सेम मीडियम। देखो यहां से एक और चीज आप बोल सकते हो, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, मेरे पास कितना आया था, दैट इज बीटा के ओमेगा एस नॉट स्क्वायर बाय 2 आया था। और मैंने एक और चीज बोली थी, इफ मीडियम इज सेम, तो हमने बोला था इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। और मैंने यहां पर और क्या चीज सेम कर दी, बोला प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम सेम है, और मैंने फ्रीक्वेंसी भी सेम कर दिया, यानी ओमेगा भी सेम कर दिया। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इन दिस केस इंटरफेरेंस में, तो इंटरफेरेंस होता क्या है, इफ द टू साउंड वेव हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपोगेटिंग इन द सेम मीडियम सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, then at the some particular point we will get the maximum intensity that is known as constructive interference, यानी कुछ पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगा, that is known as constructive interference, and at the some point we will get the minimum intensity, कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी सुनाई देगी, बिल्कुल कम, मिनिमम इंटेंसिटी, एंड दैट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है?
अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, वो मिनिमम इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, दैट इज अ मैथमेटिकल पार्ट, वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तो हमें मतलब समझना है कि भाई इंटरफेरेंस है क्या। तो इंटरफेरेंस के लिए जो जरूरी कंडीशन है वो हमारे पास क्या थी, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड द सेकंड वन बोथ आर प्रोपगेटिंग इन द सेम मीडियम। यहां से हमें पता चला कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, मैं यहां पे लिख सकता हूं, यूज कर सकता हूं। क्लियर होगी बात यहां तक। अब आते हैं एक और पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास दो साउंड सोर्स है, दैट इज S1 और S2। साउंड सोर्स का मतलब क्या है, ये दो सोर्स हैं जो साउंड को जनरेट कर रहे हैं, पल्स जनरेट कर रहे हैं, डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये पल्स को जनरेट कर रहा है, तो ये साउंड ट्रेवल करके या पल्स ट्रेवल करके प्रोपगेट करके आगे जा रही है। सेम ये भी पल्स को जनरेट कर रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो दो साउंड सोर्स हैं S1 और S2, ये दो अलग अलग पल्स को जनरेट कर रहे हैं, साउंड प्रोपगेट करके आगे जा रहा है। क्लियर है। तो अगर इनके किन्हीं भी दो डिस्टरबेंस, भाई ये डिस्टरबेंस हो गए 1 2 3 4, आगे जाके हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज द वेव फ्रंट। तो मैं कोई भी वेव फ्रंट ले सकता हूं, कोई भी डिस्टरबेंस ले सकता हूं। अगर इनके प्रोड्यूस्ड किन्हीं भी दो डिस्टरबेंस के बीच का फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है या टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो हम बोल सकते हैं दैट S1 एंड S2 विल बी कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर है। तो इफ कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या हुआ, तो नेक्स्ट पॉइंट, कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है इफ द फेज डिफरेंस between the two disturbance the phase difference between the two disturbance produced by sound source is independent from time, that sources is known as coherent sources। क्लियर है। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब बिल्कुल सिंपल है, दो साउंड सोर्स जिनसे प्रोड्यूस होने वाले डिस्टरबेंस, किन्हीं भी दो डिस्टरबेंस के बीच का फेज डिफरेंस अगर टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो हम बोलेंगे दैट सोर्सेज इज नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। और हम जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं किन्हीं भी दो साउंड सोर्स से जनरेट होने वाला, वो हमेशा सोर्सेज कोहेरेंट होने चाहिए। मतलब क्या है भाई, मैं यहां पर जो इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं किन्हीं भी दो साउंड वेव की, मैंने कोई भी दो साउंड वेव ली, दोनों को सुपर इंपोज कराया, मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। तो वो साउंड वेव कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज, यानी दोनों साउंड वेव के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और समझते हैं बढ़िया से, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है भाई। मैं आपको दो इक्वेशन दे देता हूं, जैसे मान लो ये दो साउंड वेव सोर्स दिए थे ना, मान लेते हैं S1 से, यानी पहले साउंड सोर्स से जनरेट होने वाली इक्वेशन है S0 साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर। और दूसरे साउंड सोर्स से जनरेट होने वाली पल्स की इक्वेशन है दैट इज 2S0 साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी, दैट इज फाइव वन ले लेते हैं, और दैट इज फाइव टू। क्लियर है।
मैंने क्या किया, दो साउंड सोर्स लिए, पहले से जनरेट होने वाली पल्स, ये साउंड वेव की इक्वेशन लिख दी, दैट इज एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन। दूसरे से जनरेट होने वाली पल्स की या साउंड वेव की इक्वेशन लिख दी, टू एस नॉट साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू। अगर मैं दोनों पल्स के या दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस निकालता तो आप कैसे बोलते, आप बोलते कि सर ये पहले वाली का कंप्लीट फेज, ये दूसरे वाले का फेज, तो व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई। इसके फेज में से इसके फेज को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो पहले का फेज कितना था, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन, उसमें से दूसरे का फेज माइनस कर दो, वो कितना है, के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया, तो देखो कितना आया, डेल्टा फाई आया आपके पास फाई वन माइनस फाई टू। क्या ये टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है क्या, टाइम वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, यानी हम बोल सकते हैं दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम। यानी टर्म कैसी आ रही है, टाइम से इंडिपेंडेंट आ रही है। मैं बोल सकता हूं इसका मतलब दीज टू पल्स या साउंड वेव आर जनरेटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेस। क्लियर होगी बात, तो बिल्कुल सिंपल सा है भाई लॉजिक, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर मैं बात कर रहा हूं इंटरफेरेंस की, तो दिमाग में बिठा लो, इंटरफेरेंस का मतलब सुपरपोजिशन। किसका सुपरपोजिशन, ऐसी दो पल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और बोथ आर प्रोपगेटिंग इन द सेम मीडियम। तो जब हम उनको सुपर इंपोज कराते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, क्योंकि दो पल्स अगर सुपर इंपोज होंगी तो जिस पॉइंट पर सुपर इंपोज होंगी वहां पर साउंड की इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, अब वहां पर साउंड की इंटेंसिटी आएगी नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्लियर होगी बात, तो हो सकता है वहां पर साउंड मैक्सिमम सुनाई दे, तो दैट इज नोन एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हो सकता है वहां पे साउंड बहुत ही कम सुनाई दे, दैट इज नोन एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दिस कंप्लीट फिनोमेना इज नोन एज द इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के लिए जो सबसे मेन चीज होनी चाहिए कि जो साउंड वेव जनरेट हो रही है दैट शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स। एंड व्हाट इज कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है कि अगर मैं दो साउंड वेव ले रहा हूं तो इनका कोई भी डिस्टरबेंस ले लूं, कोई भी पल्स ले लूं, कोई भी डिस्टरबेंस ले लिया, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, थ्रू आउट कांस्टेंट है या टाइम से इंडिपेंडेंट है, दैट सोर्स शुड बी विल बी नोन एज कोहेरेंट सोर्स, जिसकी डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दी। If the phase difference between the two disturbance produced by the sound source is independent from the time, that sources is known as the coherent sources. क्लियर होगी बात यहां तक? ओके, तो फाइनली हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। अब इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने दो जनरल इक्वेशन लेता हूं, S1 इज इक्वल्स टू A1 साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन। क्लियर है? S1 इज अपन बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ द साउंड प्रोड्यूसेस फ्रॉम द सोर्स वन, दैट इज S1 इक्वल्स टू A1, A1 हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई वन। अगर मैं दूसरी साउंड वेव की इक्वेशन ले रहा हूं, S2 इज इक्वल्स टू A2 साइन ऑफ के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस फाई टू। अगर ये दोनों इक्वेशंस, ये दोनों साउंड वेव अगर सुपर इंपोज हो रही है, अगर दोनों साउंड वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, तो पहली चीज मुझे यहां से इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा क्या? अगर हम बात करें तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और दोनों की वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कितनी होती है? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा बाय के, और यहां पर भी माइनस ऑफ ओमेगा बाय के। यानी हम बोल सकते हैं दोनों साउंड वेव में वेव वेलोसिटी सेम है, यानी बोथ आर प्रोपगेटिंग इन द सेम मीडियम। So if the two sound wave having the same frequency and both are propagating in the same medium superimpose on each other, then the resultant will give, तो resultant की बात करें तो मेरे पास जो resultant equation आएगी that will be S1 plus S2। S1 कितना है? that is A1 sin of kx plus omega t plus phi 1 plus S2 कितना है? that is A2 sin of kx plus omega t plus phi 2।
तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को फाइनली सॉल्व करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी, दैट इज AR इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी प्लस एल्फा। क्लियर होगी बात यहां तक? तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं दो साउंड वेव को सुपर इंपोज कराता हूं तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी दैट विल बी AR साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा टी प्लस एल्फा, वेयर AR इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन, और एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वेशन कितना होता है? दैट इज AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है? ये चीज हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, जब हमने वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था तो वहां पर भी हमने जब सुपरपोजिशन देखा था तो इस चीज को कैलकुलेट किया था। क्लियर होगी बात यहां तक? अब जैसे कि देखो भाई, इसको थोड़ा सा और हम समझ सकते हैं क्योंकि हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं। तो इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड में बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर एस नॉट स्क्वायर। ऐसा कब होता है? जब सेम मीडियम है। तो यहां पर सेम मीडियम है, और अगर ओमेगा भी सेम है तो ओमेगा भी सेम है तो मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस नॉट स्क्वायर, यानी एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के मान लेता हूं इनटू एस नॉट स्क्वायर, यानी मैं इंटेंसिटी को एम्पलीट्यूड की टर्म में लिख सकता हूं कि इंटेंसिटी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं इसको k से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन आएगी, दैट इज k AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू k A1 स्क्वायर प्लस k A2 स्क्वायर प्लस 2k A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को k से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। मैं k इंटू AR स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं? k इंटू AR स्क्वायर आएगा फाइनल इंटेंसिटी, दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, इसको मैं IR लिख सकता हूं। k इंटू A1 स्क्वायर, k इंटू पहली वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज पहली वेव की इंटेंसिटी, तो यहां पर आ जाएगा I1, ये आ जाएगा I2 प्लस, अगर देखो मैं यहां पे रूट लेता तो ये रूट लेता तो कितना आता? रूट I इज इक्वल्स टू रूट के इंटू एस नॉट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? दैट इज 2, के को मैं लिख सकता हूं रूट के इंटू रूट के, तो एक तो बनेगा रूट के A1, एक बनेगा रूट के A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो यहां से आपके पास आ जाएगा दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2, इसको बोल सकता हूं रूट I1, दिस टर्म इज रूट I1, ये बनेगा रूट I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है? यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर मैं दो साउंड वेव को इंटरफेयर कराता हूं, यानी इंटरफेरेंस कराते हैं, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी आफ्टर इंटरफेरेंस that is equals to A1 square plus A2 square plus 2A1 A2 cos delta phi, where delta phi is phi 1 minus phi 2, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, इनके बीच का फेज डिफरेंस। क्लियर है? एंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास दो साउंड सोर्स हैं, दो स्फेरिकल साउंड सोर्स हैं, ये हो गया S1, ये हो गया S2। क्लियर है? तो ये दो साउंड सोर्स हो गए, ये दोनों साउंड सोर्स के बीच की सेपरेशन हो गई, दैट इज D। तो वेयर S1 एंड S2 आर द टू स्फेरिकल साउंड सोर्स एंड स्मॉल d इज अ सेपरेशन बिटवीन द साउंड सोर्स। मैंने क्या कर दिया, इस सामने एक वॉल पे एक डिटेक्टर लगा दिया, सपोज यहां पे एक डिटेक्टर लगा दिया।
अब क्योंकि पल्स एक साउंड, यहां पर मुझे क्या सुनाई दे रहा होगा, दो साउंड वेव पहुंच रही होंगी, एक तो यहां से इस पाथ को ट्रेवल करते हुए जो इस सोर्स से जनरेट होगी, एक साउंड वेव जो इस सोर्स से जनरेट होगी वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक पहुंचेगी। अगर मान लेते हैं ये वाला पॉइंट है P, तो पहली वाली साउंड वेव कितना पाथ ट्रेवल करेगी, S1P। दूसरी वाली साउंड वेव कितना पाथ ट्रेवल करेगी, दैट इज S2P। और अगर इस पॉइंट पर इन दोनों वेव ने जितना पाथ ट्रेवल किया वो हो गया S1P एंड S2P, तो अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालना चाहता हूं एट ए पॉइंट ऑफ डिटेक्टर, अगर मैं बात कर रहा हूं पाथ डिफरेंस की, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट ऑफ या लोकेशन ऑफ डिटेक्टर, तो मैं बोल सकता हूं दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ भाई, पहला कितना चला S1P, दूसरा कितना चला S2P, तो पाथ डिफरेंस हुआ S1P माइनस S2P। तो देखो हमें कैसे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है या मिनिमम है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। क्लियर है, समझ में आया तरीका। मैंने दो साउंड सोर्स लिए, दो स्फेरिकल साउंड सोर्स, दोनों के बीच की सेपरेशन दी, सामने दीवार पे मैंने एक डिटेक्टर लगा दिया। अब इस डिटेक्टर पे दो साउंड वेव आ रही होंगी, एक S1 सोर्स से और एक S2 से। S1 वाली कितना ट्रेवल करेगी, S1P, S2 वाली कितना ट्रेवल करेगी, S2P। तो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, दैट पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज S1P माइनस S2P। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो पाथ डिफरेंस निकाल लिया, पाथ डिफरेंस आ गया तो फेज डिफरेंस भी आ गया। क्लियर है, कैसे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस आ जाएगा, और अगर फेज डिफरेंस आ गया उसको मैं यहां पे रख दूं डेल्टा फाई को, तो मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा। अगर फेज डिफरेंस आ गया उसको मैं अगर यहां पे रख दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द लोकेशन ऑफ डिटेक्टर आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आया, ए आर स्क्वायर यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। अब हमने बात की थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वाला पॉइंट होता है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो वाला पॉइंट होता है जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो अगर मैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आया आई आर इज इक्वल्स टू I1 स्क्वायर, सॉरी आई आर इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है। अब अगर मुझे इंटेंसिटी को इसको मैक्सिमम करना है तो यहां पे देखो I1 और I2 तो करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी है साउंड की, करस्पॉन्डिंग टू द सोर्स 1 एंड द सोर्स 2, ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये टर्म कांस्टेंट होगी। तो मैं चेंज किसको कर सकता हूं, कॉस ऑफ डेल्टा फाई को। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम है यानी आई आर इज मैक्सिमम, इसका मतलब मुझे इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, यानी कॉस ऑफ डेल्टा फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा। और कॉस ऑफ डेल्टा फाई मैक्सिमम कितना होता है, अगर मुझे इसको मैक्सिमम लिखना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और कॉस 1 के बराबर कब होता है, जब हम बोल सकते हैं दिस एंगल विल बी आइदर 0 या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए या 6 पाई हो जाए, इस तरह से, यानी दिस विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2n पाई। जहां पे n कहां से कहां तक वेरी करेगा, n विल बी वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 4 सो ऑन। क्लियर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n पाई हो जाए तो मुझे कॉस फाई हमेशा 1 मिलेगा,
यानी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और अगर डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर है, अगर डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर है, तो क्या आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? देयर इज अ रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। व्हाट इज द रिलेशन? दैट डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। यहां पे पुट करो, देखो कितना आएगा, दैट इज 2n पाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां से डेल्टा एक्स आया एन लैम्डा के बराबर। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन इंटू लैम्डा। एन की वैल्यू कहां से वेरी कर रही है, 0 1 2 3 4 सो ऑन, तो 0 डालो, एन को 0 डाला तो डेल्टा एक्स 0 आ गया, एन को 1 डाला तो डेल्टा एक्स लैम्डा आ गया, 2 डाला तो दैट इज 2 लैम्डा, 3 लैम्डा और सो ऑन। तो भाई बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मैंने पहले इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखा, फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने बोला कि अगर मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो cos फाई को कितना होना पड़ेगा, मैक्सिमम, दैट इज 1। ये 1 कब होगा, जब डेल्टा फाई विल बी ए मल्टीपल ऑफ 2n पाई या 2 पाई, यानी डेल्टा फाई 2n पाई के बराबर हो जाए, आइदर 0 हो जाए, 2 पाई हो जाए, 4 पाई हो जाए, 6 पाई हो जाए, यानी n कैन बी वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6। तो आइदर फेज डिफरेंस विल बी 2n पाई या पाथ डिफरेंस विल बी n लैम्डा। मुझे इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, वो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। भाई इसको मैक्सिमम रख दो, तो ये तो हो गया 1, तो ये बना आपके पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। तो I रिजल्टेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, I रिजल्टेंट विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, दैट इज I रिजल्टेंट मैक्सिमम। समझ में आ रही है बात? भाई कॉस ऑफ डेल्टा फाई 1 हो जाएगा क्योंकि मैक्सिमम चाहिए। तो 1 अगर हो गया तो देखो ये क्या बना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस होल स्क्वायर को ओपन करो, दैट इज a स्क्वायर इज I1 प्लस b स्क्वायर इज I2 प्लस 2a इंटू बी, ये आ जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं उस मैक्सिमम इंटेंसिटी पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना चाहता हूं तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो भी निकाल सकते हो। ऐसे देखो, जब कॉस ऑफ डेल्टा फाई मैक्सिमम होगा ना तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होगा और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जब डेल्टा फाई 2n पाई हो जाए या डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो जाए, उस वक्त आपको एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम मिलेगा, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम मिलेगी। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर एंड द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहां से देखोगे ना, मैक्सिमम जो बनेगा, तो ये तो हो गया 1, दैट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो इसको तो मैं लिख सकता हूं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो यहां से A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, तो AR आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2। क्लियर हुई बात यहां तक? यानी अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप बोलते कि सर एट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फर्स्ट पॉइंट the phase difference should be equals to 2n pi. Second point, the path difference should be equals to n lambda. Third point, maximum intensity will be root I1 plus root I2 का whole square. And the fourth point, maximum amplitude will be mod of A1 plus A2. mod क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। बात आ रही है समझ में? These all are the condition of constructive interference. अब बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? जहां पर इंटेंसिटी कैसी हो, मिनिमम हो,
अब खुद ही समझ में आ जाएगा कैसे प्रोसीड करना है। इंटेंसिटी को मिनिमम करना है तो इसको मिनिमम करना है। इसको मिनिमम करने के लिए कॉस ऑफ डेल्टा फाई को कितना होना पड़ेगा, -1। ये -1 कब आता है, पाई पर आता है, 3 पाई पर आता है, 5 पाई पे आता है, यानी मैं बोल सकता हूं एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर आता है। तो मैं दैट इज इक्वल टू लिख सकता हूं डेल्टा फाई जब हो जाए 2n + 1 ऑफ पाई के बराबर। क्लियर है? n की वैल्यू कहां से वेरी करेगी, n विल बी वेरीज फ्रॉम 0 1 2 3 4 so on। 0 डालो, डेल्टा फाई पाई आया, कॉस फाई -1, कॉस पाई -1। 1 डालो, 3 पाई आ गया, कॉस ऑफ 3 पाई अगेन -1। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई जब डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू 2n + 1 पाई हो जाएगा ना, तो कॉस फाई -1 आएगा, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगी। क्लियर है? फेज डिफरेंस आ गया तो क्या मैं पाथ डिफरेंस निकाल सकता हूं? बिल्कुल। व्हाट इज द रिलेशन, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। तो डेल्टा फाई यहां पे पुट कर देते हैं, दैट इज 2n + 1 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। ये कैंसिल आउट हो गया। देखो यहां से डेल्टा एक्स कितना आया, that delta x will be 2n + 1 lambda divided by 2। और n कहां से वेरी कर रहा है, 0 1 2 3 4 पुट कर दो। 0 डालोगे तो λ/2 आएगा, 1 डालोगे तो 3 λ/2 आएगा, 2 डालोगे तो 5 λ/2 आएगा। यानी पाथ डिफरेंस आइदर λ/2 हो जाए, 3 λ/2 हो जाए, 5 λ/2 हो जाए, सो ऑन। क्लियर है? इस केस में इंटेंसिटी कैसी होगी, मिनिमम। देन व्हाट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी, बहुत आसानी से निकाल सकते हो भाई। ये cos फाई कितना हो गया, -1 हो गया, तो ये बन जाएगा I1 + I2, ये माइनस, तो I1 + I2 माइनस 2√I1 I2। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं कि व्हाट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी, दैट विल बी √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और अगर cos फाई -1 है, देखो तो ये बना a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बना a - b का होल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं इस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो भी मिनिमम आएगा, एंड दैट मिनिमम एम्पलीट्यूड इज मॉड ऑफ a1 - a2। क्लियर होगी बात? दोबारा से एक बार कंबाइन कर देता हूं, समराइज कर लेते हैं सारी चीजों को। दो तरह के इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। जनरल इक्वेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड इज a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2a1 a2 cos ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज अ फेज डिफरेंस। भाई देखो सिंपल सी चीज है, जरूरी नहीं है ना कि किसी हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी या तो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कोई बीच की इंटेंसिटी भी तो आ सकती है। तो दैट इज अ डेल्टा फाई। जरूरी थोड़ी डेल्टा फाई या तो 0 ही होगा या पाई ही होगा, भाई π/3 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है। तो दैट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दैट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। लेकिन इसके बाद हम दो केस स्टडी कर रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो क्या केस होंगे। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब डेल्टा फाई 2n पाई हो जाए, आइदर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर हो जाए। And what will be that maximum intensity? That maximum intensity will be √I1 + √I2 का whole square. What will be the maximum amplitude? A1 + A2, mod of A1 + A2. These all condition are the condition of the constructive interference. अगला point, what is the destructive interference? जब at the superposition point, at the interference, we are getting the minimum intensity. And for the minimum intensity, cos of delta phi should be -1. -1 कब आएगा, जब डेल्टा फाई विल बी मल्टीपल ऑफ 2n + 1 पाई। n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। 0 डालो पाई, 1 डालो 3 पाई, 2 डालो 5 पाई, इस तरह से आएगा। फेज डिफरेंस आ गया तो पाथ डिफरेंस भी आ गया। तो मिनिमम हम बोल सकते हैं मिनिमम इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब मिलेगा जो फेज डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 2n + 1 पाई
या पाथ डिफरेंस इज ए मल्टीपल ऑफ 2n + 1 λ/2, आइदर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस जो देगा मुझे, अगर इतना पाथ डिफरेंस है तो ये मुझे कंडीशन देगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, मिनिमम इंटेंसिटी की। एंड व्हाट विल बी द मिनिमम इंटेंसिटी? √(I1 - √(I2) का होल स्क्वायर। व्हाट विल बी द मिनिमम एम्पलीट्यूड? दैट इज mod of A1 - A2। क्लियर है? एक और चीज दिमाग में हम ध्यान से भर लेते हैं भाई कि सिंपल सी चीज है, मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। 0 कब होगी? जब I1 और I2 सेम हो जाए। I1 I2 सेम हो गया तब मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी, अदरवाइज मिनिमम इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। इसी तरह से मिनिमम एम्पलीट्यूड भी 0 होना जरूरी नहीं है। दैट इज ओनली पॉसिबल केस व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव और एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव इज सेम। तो जब अगर फर्स्ट वेव और सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, देन वी कैन से द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, मिनिमम एम्पलीट्यूड विल बी 0, अदरवाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, उस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी या एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसकी कंडीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीजों की हमने बात की। एक पर्टिकुलर केस और ले लेते हैं, तो 3 केस हो जाएंगे। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, दूसरा डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन, और तीसरा ये पर्टिकुलर केस। अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड, दो जो साउंड वेव ली है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, यानी अगर मैं बोल रहा हूं A1 = A2 हो जाए, और इसको मैंने बोल दिया दैट इज A0, यानी A1 = A2 = A0, और इसको अगर मैं यहां पर रख दूं तो मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? दैट इज AR² = A0² प्लस A0²। A1 की जगह भी A0 और A2 की जगह भी A0, तो A0² प्लस A0² प्लस 2 A0 इंटू A0 इंटू कॉस ऑफ डेल्टा फाई। तो ये बनेगा आपके पास 2A0² प्लस 2A0² कॉस ऑफ डेल्टा फाई। यहां से अगर मैं देखूं तो 2A0² बाहर आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं। ये बनेगा 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई। क्लियर है? और इसका फॉर्मूला हमें पता है कि cos 2θ, ये cos थीटा ले लेते हैं, cos ऑफ थीटा कितना होता है? दैट इज 2 cos ऑफ स्क्वायर θ/2 - 1, ये होता है ना। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर θ/2, तो 1 प्लस कॉस ऑफ डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? दैट इज 2 cos ऑफ डेल्टा फाई का स्क्वायर/2। तो ये फाइनली मेरे पास कितना बना? दैट इज 4A0² cos ऑफ डेल्टा फाई नॉट स्क्वायर/2। क्लियर होगी बात यहां तक? दैट इज cos ऑफ cos स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास आ गया, दैट इज AR²। तो अगर मैं यहां से रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करूंगा, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी, इसका रूट लेंगे तो 4A0² का रूट होगा 2A0 cos ऑफ डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय 2। क्लियर होगी बात यहां तक? तो यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि अगर दो साउंड वेव जिनका दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दो साउंड वेव की इक्वेशन, इफ बोथ हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विल बी 2A0 cos ऑफ डेल्टा फाई बाय 2। डेल्टा फाई इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड वेव। क्लियर है? अगर इसी तरह से मैं इंटेंसिटी की बात करता तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता? I रिजल्टेंट होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos ऑफ डेल्टा फाई, यही होता है। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है और हमें पता होता है कि भाई इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो दोनों की इंटेंसिटी भी कैसी होगी? सेम होगी। यानी मैं बोल सकता हूं I1 = I2 = I0, दोनों सेम ले लिया। इसको यहां पे पुट कर देते हैं,
then the resultant intensity will be I1 plus I2, that is I naught plus I naught plus 2 root I naught into I naught cos of delta phi. क्लियर होगी बात यहां तक? अब I naught प्लस I naught को मैं 2 I naught लिख सकता हूं, that is 2 I naught plus 2 root I naught into root I naught is I naught cos of delta phi. कितना कॉमन आ गया? 2 I naught बाहर आ गया और 1 प्लस कॉस थीटा यहां पे बचा. 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाय 2, है ना. 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई बचा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाय 2. तो यहां से आपके पास आई रिजल्टेंट आया 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाय 2. क्लियर है? तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गए. इन रिजल्ट को हम ध्यान रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली जेईई मेंस में कई क्वेश्चंस पूछ लेता है. जेईई मेन के प्रोस्पेक्टिव से फॉर्मूला ध्यान रखना जरूरी है और एडवांस में भी हम डायरेक्टली इस अप्रोच से थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो बिल्कुल सिंपल है भाई कि अगर दो साउंड वेव दे रखी है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला ना लगा के डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई कर सकता हूं कि दैट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2a नॉट कॉस ऑफ डेल्टा फाई बाय 2 and the resultant intensity will be 4 I naught cos square of delta phi by 2. जैसे भाई अगर मैं यहां पर एक छोटा सा केस ले रहा हूं, अगर मेरे पास जो साउंड वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दैट a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a नॉट और दोनों की इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी, दैट इज I नॉट. अगर मैं आपसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पूछता कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो आप क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है? आप बोलते हैं सर मॉड ऑफ a1 प्लस a2, तो वो कितना आ जाता है? 2a नॉट. लेकिन अगर मैं आपसे मैक्सिमम इंटेंसिटी पूछता तो आप बोलते कि सर मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर. अगर यहां पर I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I नॉट है और यहां पे पुट कर दें, दैट इज रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट का 4 होल स्क्वायर. तो देखो इसको सॉल्व करो. रूट I नॉट प्लस रूट I नॉट 2 रूट I नॉट और स्क्वायर किया तो 4 I नॉट बन जाएगा. यानी हुआ क्या? दो साउंड वेव जिनका एम्पलीट्यूड सेम था, दैट इज a नॉट, और जिनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी थी I नॉट, और अगर दोनों सुपर इंपोज कर रहे हैं और मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I नॉट प्लस I नॉट 2 I नॉट नहीं है, दैट इज 4 I नॉट. क्लियर हो गई बात? दैट इज 4 I नॉट. और अगर मैं मिनिमम पूछता तो a1 माइनस a2 तो 0 ही आ जाता. सेम मिनिमम इंटेंसिटी रूट I1 माइनस रूट I2 तो 0 ही आ जाती. इस केस में अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो मिनिमम तो दोनों 0 आ जाता, लेकिन मैक्सिमम में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता 2a नॉट और मैक्सिमम इंटेंसिटी होती दैट इज 4 I नॉट. क्लियर होगी बात? यहां से भी निकाल सकते हो, देखो बहुत आसान है भाई. इंटेंसिटी सेम ली, मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर निकालनी होती तो हमने अभी पढ़ा मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आती है? जब डेल्टा फाई 0 हो जाए. 2n पाई का मल्टीपल होगा ना, n को 0 रख दो तो 0 हो जाए, तो 0 पुट कर दो. कॉस ऑफ 0 1 तो 4 I नॉट आ गया. क्लियर होगी बात यहां तक? तो ये सारी कंडीशंस हैं जिनको हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज करते हैं.